सभी को नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है मिक्स्ड मूड व्लॉग्स। सोचिए जरा, एक नई नई शादी होती है, घर में मतलब खुशियों का, उम्मीदों का माहौल, और फिर सिर्फ 15 दिन के अंदर वही दुल्हन अपने पति की हत्या की साजिश रच देती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं लग रही है ना? लेकिन ये उत्तर प्रदेश के औरैया जिले की एक सच्ची, दिल दहला देने वाली घटना है। बिल्कुल। और आज हम इसी मामले पर दिलीप यादव हत्याकांड पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, आज इसी की तह तक जाएंगे। ये घटना है ना, सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है। ये रिश्तों की उलझन, भरोसे का टूटना और इंसान की फितरत के जो स्याह पहलू होते हैं ना, उनको सामने लाती है। सही कहा। मतलब महज 2 हफ्तों में ऐसा क्या हो गया कि वो जो शादी का जश्न था वो मातम में बदल गया? यही तो हमारे पास देखिए, इस केस से जुड़े कई न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, पुलिस की जो जांच हुई उसके कुछ डिटेल्स हैं और कुछ रिपोर्ट्स भी हैं जो शायद प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों पर आधारित हैं। तो आज हमारा काम यही है कि इन सारे स्रोतों को मिलाकर देखें, इस पूरी कहानी को समझें कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और शायद सबसे मुश्किल सवाल, क्यों हुआ। हाँ, चलिए कोशिश करते हैं इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत खोलने की। तो शुरुआत कहाँ से करें? मामला क्या है संक्षेप में? देखिए, कहानी का जो केंद्र है वो है 25 साल का एक नौजवान दिलीप यादव। 5 मार्च को उसकी शादी होती है प्रगति यादव नाम की लड़की से। ठीक है। और बस 16 दिन बाद 21 मार्च को उसकी मौत हो जाती है। सिर्फ 16 दिन? और मौत कैसे? गोली लगने से। और जो शक की सुई है वो सीधी घूमती है उसकी नई नवेली पत्नी प्रगति, उसके एक प्रेमी अनुराग यादव और एक तीसरे शख्स राम जी पर, जिसे भाड़े का हत्यारा बताया जा रहा है। पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर। बाप रे। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। 5 मार्च शादी का दिन। हाँ, 5 मार्च दिलीप और प्रगति की शादी। घर में ज़ाहिर है जश्न का माहौल होगा, शहनाइयां बज रही होंगी, रिश्तेदार, उम्मीदें, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी आम शादी में होता है। बाहर से सब सामान्य। बाहर से सब सामान्य। लेकिन ये जो सामान्य दिखने वाला माहौल था ना, ये ज्यादा दिन टिका नहीं। 19 मार्च को, यानी शादी के ठीक 14वें दिन। 14वें दिन? हाँ, 19 मार्च को दिलीप घर से कुछ दूर खेतों में बहुत ही गंभीर हालत में मिलते हैं, घायल। घायल मतलब? उनके सिर में गोली मारी गई थी। उफ़्फ़ो। जाहिर है परिवार के लिए तो ये खबर एकदम बिजली गिरने जैसी थी। बिल्कुल। फिर क्या हुआ? अस्पताल ले गए होंगे? फौरन पास में बिधुना का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, पहले वहां ले गए, लेकिन हालत बहुत गंभीर थी तो वहां से उन्हें सैफई रेफर कर दिया गया, जो बड़ा अस्पताल है। तो परिवार की भागदौड़ शुरू हो गई? हाँ, और ये भागदौड़ कई शहरों तक चली। सैफई से बात नहीं बनी तो उन्हें ग्वालियर ले जाया गया, मध्य प्रदेश। ग्वालियर? हाँ, फिर ग्वालियर से आगरा। मतलब परिवार हर कोशिश कर रहा था अपने बेटे को बचाने के लिए। डॉक्टर लगे हुए थे पर हालत बिगड़ती जा रही थी। और फिर देर हो चुकी थी। लगता तो यही है। 21 मार्च को रात को, हमले के ठीक 2 दिन बाद, दिलीप ने दम तोड़ दिया। ओह, शादी की तारीख से गिने तो सिर्फ 16 दिन। हाँ, सिर्फ 16 दिन। एक जिंदगी जो शुरू होने वाली थी वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। बहुत दुखद। इसके बाद पुलिस जांच का एंगल बदल गया होगा। बिल्कुल। दिलीप की मौत के बाद जो मामला पहले सिर्फ हत्या के प्रयास मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज था, वो अब हत्या मर्डर में बदल गया। धारा 302 लग गई। पुलिस ने जांच तेज की। और यहीं से वो चौंकाने वाली बात सामने आई जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। एग्जैक्टली। यहीं से कहानी का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला और शायद सबसे दुखद मोड़ आता है। शक की सुई कहीं बाहर नहीं गई, बल्कि घर के अंदर ही। घर के अंदर जांच में जो सामने आया उसने सच में सबको सन्न कर दिया। इस हमले और फिर हत्या की साजिश किसी और ने नहीं, बल्कि दिलीप की पत्नी 16 दिन पहले ब्याह कर आई प्रगति यादव, जिसकी उम्र 20 या 22 साल बताई जा रही है। हाँ, प्रगति यादव और उसके प्रेमी अनुराग उर्फ मनोज यादव ने रची थी। पत्नी और उसका प्रेमी, ये तो मतलब भरोसे का कत्ल है ये तो। यही तो। पुलिस की जांच में पता चला कि प्रगति और अनुराग का करीब 4 साल से प्रेम संबंध चल रहा था। 4 साल से? तो फिर दिलीप से शादी क्यों की? यहीं पर एक पेज है। कुछ रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि प्रगति की शादी दिलीप से उसके घर वालों ने कथित तौर पर उसकी मर्जी के खिलाफ तय कर दी थी। अच्छा, तो क्या ये माना जाए कि ये शादी उनके रिश्ते में एक रुकावट बन गई थी और इसी रुकावट को हटाने के लिए उन्होंने इतना भयानक कदम उठा लिया? ये एक बहुत मजबूत कारण के तौर पर सामने आया। पुलिस के मुताबिक प्रगति और अनुराग अपना रिश्ता जारी रखना चाहते थे और दिलीप इसमें जाहिर है एक बाधा बन गए थे। लेकिन देखिए, यहाँ एक और पहलू भी है जो कुछ सूत्रों में पुलिस के हवाले से ही बताया गया है। वो क्या? वो ये कि प्रगति शायद सिर्फ अपना प्रेम संबंध ही नहीं बचाना चाहती थी, हो सकता है उसकी नजर दिलीप के पैसे या संपत्ति पर भी थी। ओह,
मतलब दोहरा मकसद, प्यार भी और पैसा भी। ऐसी भी संभावना जताई गई है। ये भी कहा गया कि शायद इसीलिए उसने नाखुश होते हुए भी शादी के लिए हाँ कर दी थी, ताकि बाद में उसे रास्ते से हटाकर शायद कुछ हासिल किया जा सके। ये तो जांच का विषय है। खैर, ये तो मामले को और ज्यादा ही पेचीदा बना देता है। खैर, मकसद चाहे जो भी हो, साजिश तो रची गई। उसे अंजाम कैसे दिया? क्या उन्होंने खुद? नहीं, उन्होंने खुद ये काम नहीं किया। इसके लिए उन्होंने एक तीसरे आदमी को शामिल किया, एक सुपारी किलर। भाड़े का हत्यारा? जी हाँ, उसका नाम सामने आया है रामजी चौधरी। कहीं कहीं नागर उपनाम भी लिखा मिलता है। तो प्रगति और अनुराग ने इस रामजी को दिलीप की हत्या करने की सुपारी दी। पैसे देकर हत्या करवाने का सौदा? जी हाँ। कितने में तय हुई थी ये सुपारी? जो खबरें हैं उनके मुताबिक सौदा 2 लाख रुपए में तय हुआ था। 2 लाख रुपए? हाँ, और इसमें से 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर रामजी को दे भी दिए गए थे। अब आप सोचिए, अपराध की प्लानिंग देखिए, 1 लाख एडवांस। 1 लाख रुपए एडवांस? ये पैसा आया कहाँ से? मतलब प्रगति या अनुराग के पास? यहीं पर इस कहानी का शायद सबसे घिनौना पहलू सामने आता है। एक सूत्र ने पुलिस जांच के हवाले से ये बताया है कि सुपारी की एडवांस रकम चुकाने के लिए प्रगति ने उन पैसों का इस्तेमाल किया। कौन से पैसों का? जो उसे शादी में मुंह दिखाई की रस्म में मिले थे। क्या? मुंह दिखाई के पैसों से पति की हत्या की सुपारी? यस। ये मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ। मतलब जिस रस्म में नई दुल्हन को आशीर्वाद और शगुन दिया जाता है, उन पैसों का ऐसा इस्तेमाल? बिल्कुल। ये बात इस अपराध की जो क्रूरता है ना, और जो सोची समझी साजिश है, उसको कई गुना बढ़ा देती है। ये दिखाती है कि मतलब भावनाएं किस हद तक खत्म हो चुकी थीं और इरादे कितने पक्के थे। बेहद भयानक। खैर, तो सुपारी तय हो गई, एडवांस दे दिया गया। अब आते हैं 19 मार्च पर, जिस दिन हमला हुआ। हाँ, 19 मार्च। उस दिन क्या हुआ था? दिलीप कहाँ थे? क्या कर रहे थे? उस दिन 19 मार्च को दिलीप औरैया के पास ही एक सुजानपुरवा कस्बा है, वहाँ एक हाइड्रा मशीन चला रहे थे। शायद कोई क्रेन जैसा वाहन होता है, हो सकता है ये उनका रोज का काम हो। अच्छा। प्रगति को पता था कि वो वहां है। पुलिस के अनुसार प्रगति लगातार अपने पति की लोकेशन पर, मतलब वो कहाँ है, इस पर नजर रखे हुए थी। और उसने ये जानकारी रामजी को पास कर दी? जी हाँ, प्रगति ने दिलीप की लोकेशन रामजी को बता दी। लोकेशन मिलते ही रामजी अपने एक साथी के साथ, इस साथी का नाम साफ नहीं है, लेकिन वो भी इस साजिश में शामिल था, मौके पर पहुंच गया। फिर उन्होंने दिलीप को वहां से कैसे हटाया? वो तो मशीन चला रहे थे। अंदाजा यही है कि रामजी ने शायद कोई बहाना बनाया होगा। हो सकता है काम की बात करने का बहाना किया हो, या कहीं और चलने को कहा हो। दिलीप शायद रामजी को जानता भी ना हो, या किसी वजह से उस पर भरोसा कर लिया और उसकी मोटरसाइकिल पे बैठ गए। हाँ, वो रामजी की मोटरसाइकिल पर बैठ गए। बीच में दिलीप बैठे, रामजी बाइक चला रहा था और उसका साथी पीछे बैठा था। हे भगवान, मतलब दिलीप अनजाने में अपने हथियारों के साथ ही जा रहे थे। बिल्कुल। रामजी उन्हें बाइक पर बिठाकर खेतों की तरफ ले गया, एक सुनसान इलाके की ओर। पलिया गांव के पास पहुंचकर जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, तब मौका देकर रामजी या उसके साथी ने दिलीप के सिर में गोली मार दी। वहीं पर और उसे वहीं तड़पता हुआ छोड़कर दोनों फरार हो गए। इसके बाद किसी ने देखा होगा उन्हें? पुलिस कैसे आई? हाँ, कुछ देर बाद शायद किसी राहगीर या खेत वाले ने उन्हें देखा होगा, तब पुलिस को खबर की गई। सहारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। जैसा हमने पहले बात की, तब मामला हत्या के प्रयास का दर्ज हुआ, IPC 307। लेकिन 21 मार्च को दिलीप की मौत के बाद धाराएं बदल गईं। हाँ, मौत के बाद इसमें हत्या की धारा 302 और आपराधिक साजिश की धारा 120 भी जोड़ दी गई। अब पुलिस के सामने असल चुनौती थी, कातिल कौन है और इस साजिश के पीछे कौन है। यहाँ जांच कैसे आगे बढ़ी? पुलिस हत्यारों तक पहुंची कैसे? कोई सुराग मिला? देखिए, इस केस को सुलझाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ रहा। टेक्नोलॉजी का? कैसे? औरैया पुलिस ने अपने एक सिस्टम त्रिनेत्र का इस्तेमाल किया। ये उनका इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस सिस्टम है। मतलब उन्होंने इलाके के जितने भी सरकारी और प्राइवेट CCTV कैमरे थे, उनकी फुटेज को खंगालना शुरू किया। अच्छा, CCTV फुटेज आजकल ये बहुत मददगार साबित होता है। बिल्कुल, और इस केस में तो ये निर्णायक साबित हुए। कोई खास फुटेज मिली? हाँ, 2 फुटेज बहुत अहम निकली। पहली फुटेज तो उसी सुजानपुरवा कस्बे की थी, जहां दिलीप घटना से कुछ देर पहले वो हाइड्रा मशीन चलाते हुए दिखे थे। हालांकि वो कैबिन में थे, चेहरा बहुत साफ नहीं था, पर इससे उनकी आखिरी लोकेशन कंफर्म हो गई। ठीक है, और दूसरी फुटेज? वो ज्यादा महत्वपूर्ण रही होगी। हाँ, दूसरी फुटेज वो गेम चेंजर थी। वो फुटेज मिली वारदात की जगह, यानी पलिया गांव से कुछ किलोमीटर पहले नहर किनारे एक दुकान है, उसके CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी। और उस फुटेज में क्या था ऐसा? उस फुटेज को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। उसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक मोटरसाइकिल पर
3 लोग जा रहे हैं। 3 लोग? हाँ, बाइक चला रहा है राम जी, बीच में दिलीप यादव बैठे हैं और पीछे एक और आदमी बैठा है, राम जी का साथी दूसरा शूटर। ओह, मतलब दिलीप उन दोनों के बीच में। सैंडविच बने हुए, एग्जैक्टली। असहाय, अपने हथियारों के बीच फंसे हुए। वो तस्वीर सिर्फ एक सबूत नहीं थी, वो उस पूरी भयानक साजिश का एक जीता जागता चलता फिरता मंजर थी। इसी फुटेज से फिर राम जी की पहचान पक्की हुई होगी? बिल्कुल। पुलिस ने उस बाइक के रूट को ट्रैक किया, फुटेज को जूम करके देखा और फिर लोकल इंटेलिजेंस मतलब मुखबिरों की मदद से बाइक चलाने वाले की पहचान कर ली, रामजी नागर और चौधरी। और पहचान होते ही गिरफ्तारी? हाँ, पहचान पक्की होते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। फिर तो पूछताछ में सब उगल दिया होगा उसने? पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने ज़ाहिर रामजी ज्यादा देर टिक नहीं पाया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। क्या बताया उसने? उसने बताया कि हाँ, उसे दिलीप की हत्या के लिए 2 लाख रुपए की सुपारी मिली थी, जिसमें से 1 लाख रुपया एडवांस भी मिल चुका था। और ये सुपारी किसी और ने नहीं, बल्कि दिलीप की पत्नी प्रगति और उसके प्रेमी अनुराग ने दी थी। जी हाँ, उसने साफ साफ प्रगति यादव और अनुराग यादव का नाम ले लिया। राम जी के इस कबूलनामे ने तो केस की सारी कड़ियां जोड़ दी। बिल्कुल। इसके बाद पुलिस का काम आसान हो गया। राम जी के बयान के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले प्रगति यादव को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। प्रगति ने क्या कहा? क्या उसने मान लिया? शायद शुरू में उसने इनकार करने की कोशिश की होगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने राम जी का कबूलनामा रखा और शायद कॉल डिटेल्स या दूसरे सबूत भी रखे होंगे, तो वो भी टूट गई। उसने भी कबूल कर लिया? हाँ, प्रगति ने भी कबूल कर लिया कि उसकी शादी दिलीप से उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। वो अपने प्रेमी अनुराग के साथ ही रहना चाहती थी। दिलीप उनके रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, इसलिए उसने अनुराग के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई और फिर राम जी को सुपारी दे दी। और अनुराग, वो भी पकड़ा गया? हाँ, प्रगति के कबूलनामे के बाद पुलिस ने अनुराग यादव को भी गिरफ्तार कर लिया। तो इस तरह इस पूरे हत्याकांड के तीनों मुख्य किरदार, पत्नी, प्रेमी और सुपारी किलर, पुलिस की गिरफ्त में आ गए। अब या शायद व्यक्तिगत लालच इनके चलते नफरत और हत्या में बदल गई। एक शादी जो सिर्फ 16 दिन टिक पाई और भरोसे का ऐसा कत्ल कि शादी में मिले शगुन के पैसों से ही पति की मौत का सौदा हो गया। ये सब सोचकर ही मतलब मन विचलित हो जाता है। बिल्कुल। ये मामला कई स्तरों पर हमें सोचने पर मजबूर करता है। पहला तो ये कि रिश्तों में जो संवादहीनता है, जो भरोसे का संकट है, अगर वाकई प्रगति की शादी जबरदस्ती हुई थी, तो क्या परिवार में, समाज में कोई ऐसा सिस्टम नहीं था जहां वो अपनी बात कह पाती? हालांकि ये किसी भी तरह से हिंसा को जायज नहीं ठहराता, बिल्कुल नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दूसरा पहलू, प्रेम की आड़ में अपराध। क्या ये सच में सिर्फ अपने प्रेम संबंध को बचाने की कोशिश थी, या जैसा कि कुछ सूत्र इशारा कर रहे हैं, इसमें लालच का भी एंगल था, पैसे या संपत्ति का? और तीसरा पहलू जिस पर हमने बात की थी, वो है अपराध करने की मानसिकता। मतलब कितनी ठंडे दिमाग से योजना बनाना, सुपारी देना, लोकेशन बताना, ये सब एक गहरी आपराधिक सोच दिखाता है। हाँ, और साथ ही ये केस ये भी दिखाता है कि अब अपराध छुपाना शायद उतना आसान नहीं रहा जितना पहले होता था। हाँ, टेक्नोलॉजी की वजह से। बिल्कुल। इस केस में सीसीटीवी फुटेज कितने निर्णायक साबित हुए। वो त्रिनेत्र जैसा सिस्टम दिखाता है कि तकनीक किस तरह से जांच एजेंसियों की मदद कर रही है। सोचिए, अगर वो बाइक वाली फुटेज ना मिलती तो शायद केस सुलझना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, शायद बहुत ज्यादा वक्त लगता, या कौन जाने शायद अनसुलझा ही रह जाता। उस एक फुटेज ने पूरी साजिश सामने लाकर रख दी। तो आज हमने औरैया के इस दिलीप यादव हत्याकांड की कहानी की तह तक जाने की कोशिश की। एक ऐसी घटना जिसने शादी जैसे एक पवित्र माने जाने वाले रिश्ते पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। महज 16 दिनों में एक दुल्हन का अपने प्रेमी और एक सुपारी किलर के साथ मिलकर पति की हत्या करवा देना, ये कहानी भरोसे, रिश्तों और हमारे सामाजिक ताने बाने पर एक बहुत दुखद टिप्पणी है। हाँ, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामला अब अदालत में चलेगा। कानूनी प्रक्रिया अपना काम करेगी। लेकिन ये घटना हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है। समाज में ऐसी कौन सी परिस्थितियां पनप रही हैं, या कौन से व्यक्तिगत कारण हैं जो लोगों को इतने अमानवीय, इतने क्रूर कदम उठाने की ओर धकेल रहे हैं? सही सवाल है। क्या ये बढ़ती हुई असहिष्णुता है, रिश्तों को निभाने में एक तरह की विफलता है, सामाजिक दबावों से डील करने में असमर्थता है, या फिर सिर्फ व्यक्तिगत लालच और जो नैतिक मूल्य हैं उनका पूरी तरह से पतन हो गया है? इन सवालों पर विचार करना वाकई बहुत जरूरी है।
ताकि हम समझ सकें कि ऐसी त्रासदियों की जड़ें आखिर हैं कहाँ। बिल्कुल। इस पर गौर जरूर कीजिएगा।